बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और जो कि प्रेमचंद जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आयोजित है और प्रेमचंद की कहानियों का आज पाठ होना है, वाचन होना है। और हमारे नन्हे दोस्तों ने, इसलिए हमने आज ज़्यादा सहमति भी नहीं ली क्योंकि फिर लंबा खिंच जाता है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में जो कि 1239वां कार्यक्रम है, में मुख्य अतिथि होंगे इंजीनियर आशा शर्मा जी, जो कि जिनका कहानी में बहुत अच्छा बच्चों के लिए बहुत अच्छी कहानियाँ आप लिखते हैं। और आप इस पटल पर पहले भी काफ़ी बार जुड़ चुके हैं। आप हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम में भी उत्तराखंड आई हुई हैं, तो आप समय-समय पर समय निकालती हैं हमारे लिए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अ, आप इंजीनियर हैं और जब हमने बीकानेर यानी चूरू राजस्थान में कार्यक्रम किया था, तो आप 5 दिन की कार्यशाला में वहाँ भी आपने समय निकाला। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ आज, आपने समय दिया। आपके पास कई काम होते हैं विभागीय, उसके बाद भी आपने समय निकाला। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे कार्तिक हरबोला जी और अध्यक्षता करेंगे बबीता आर्य जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे बीच मंत्रिता शर्मा जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, शासकीय पद्मराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पांडे जी, संरक्षक बालपरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच हरीश देवतला जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, और मंत्रिता जी नरेंद्र पाल सर जुड़ चुके हैं, पारस चंद जैन जी, सरोजनी कुकरेती दीदी जुड़ी हैं कोटद्वार से। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। और आदरणीय पांडे सर कल और परसों 2 दिन ब्रेक करेंगे हम, बृहस्पति शुक्र। और आज के इस कार्यक्रम के को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मंत्रिता जी को आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए। मंत्रिता जी, आपका स्वागत है। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। जय सिया राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। बाल प्रेरी के इस आभासी पटल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, वंदन तथा अभिनंदन है। आज हम बाल प्रेरी की 1239वीं ऑनलाइन कार्यशाला है। मैं हूँ आज के कार्यक्रम की संचालिका मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8 की छात्रा, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो आज बाल प्रहरी में कहानी वाचन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज बाल प्रहरी में कहानी वाचन की जाएगी। तो कहानियां उनकी जिन्हें साहित्य का कोहिनूर कहा जाता है, जो न केवल कथा कहानी का लेखन करते हैं, बल्कि उनकी लेखनी भारतीय समाज का सजीव चित्रण करने का दायित्व भी बखूबी निभाती है। जी हाँ, हम आज चर्चा करेंगे कथा सम्राट श्री मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर। तो हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं इंजीनियर आशा शर्मा मैम, बीकानेर राजस्थान से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं श्री कार्तिक हरबोला, कक्षा 9 के छात्र, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आपको भी मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी दोस्त बबीता आर्य, कक्षा 8 की छात्रा, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रेरी के संरक्षक, अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं हमारे बाल प्रेरी के जनक, आदरणीय हमारे बाल प्रेरी की नींव की हड्डी, आदरणीय श्री उदय किरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आप सभी वरिष्ठ जनों को तथा बाल प्रेरी की इस कार्यशाला में जुड़े सभी गुरुजनों को, सभी अभिभावक गणों को एवं सभी वरिष्ठ जनों को मेरा सादर नमस्कार एवं आप सभी का हमारी आज की कार्यशाला में बहुत-बहुत स्वागत, वंदन तथा अभिनंदन है। तो कल यानी 31 जुलाई को
प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश काशी के लम्ही जनपद में जन्मे मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही अच्छे कहानीकार और साहित्यकार थे। उनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। वे न केवल हिंदी अपितु उर्दू के भी सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं महान विचारक थे। तो प्रेमचंद जी के ऊपर हमारा यह चर्चाओं का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन बीच में एक अल्प विराम के तौर पर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक हरबोला कक्षा 9 के छात्र द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? कार्तिक भैया, लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ने से पहले हमारी इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहूंगी। हमारी इस कार्यशाला का पहला नियम है कि यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अन्य प्रतिभागी अपना माइक या कैमरा ऑन करके प्रस्तुति में व्यवधान न डालें और आप अपना माइक तथा सेट करके ही अपनी कहानी का या अपनी प्रस्तुति दें और अभिभावक गण पीछे से सहायता ना करें। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ पहली प्रतिभागी को, कक्षा 1 की छात्रा और आज की हमारी इस कार्यशाला की सबसे छोटी प्रतिभागी जीतिका नेगी, कक्षा 1 की छात्रा, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जीतिका है। मैं बीशा पब्लिक स्कूल से कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी बोलना चाहती हूँ। तो एक बार की बात थी, बैनी माधव सिंह बहुत बड़े जिम्मेदार थे। उनके 2 पुत्र थे, एक श्रीकंठ और लाल बिहारी। तो श्रीकंठ पढ़ाई में और लिखने में बहुत अच्छा था और लाल बिहारी पढ़ाई में थोड़ा सा गंदा था। वो पहलवानी कर रहा था और बहुत खाना खाता था। तो और श्रीकंठ दफ्तर की दफ्तर में काम करता था और श्रीकंठ की शादी आनंदी से बड़े घर आनंदी से हुई। और एक दिन की बात है, आनंदी रसोई में खाना पका रही थी। लाल बिहारी 2 चिड़ियों को मार के लाया भाभी के पास। उसने बोला, भाभी इसका मांस बना देना। तो भाभी ने कहा, ठीक है देवर जी। तो आनंदी ने कहा, घी के कटोरे में तो बहुत कम घी है, मैं ये कम घी मीट में डाल देती हूँ। तो उसने डाला और मांस पक गया। तो लाल बिहारी जोर से चिल्लाया। उसने बोला, भाभी आपने इसमें घी क्यों नहीं डाला? भाभी ने बोला, क्योंकि लाल बिहारी इसमें घी के डब्बे में बहुत कम घी था। तो
बिहारी ने भाभी को चप्पल से मारा और भाभी को बला बुला कहा। भाभी आनंदी अपने कमरे में चले गई। तो जब बेनी माधव आए तब लाल बिहारी ने अपने पापा बेनी माधव को सब कहा। और जब उस लाल बिहारी का भाई आया श्रीकंठ, तब उसने अपने भाई को सब बता दिया। तब श्रीकंठ ने कहा, मैं एक की बात नहीं सुनूंगा, मैं अपनी पत्नी की भी बात सुनूंगा, आनंदी की। तब आनंदी ने भी सब बता दिया। तब श्रीकंठ अपनी पत्नी आनंदी और अपने घर छोड़ के जाने लगे। तब लाल बिहारी ने कहा, भैया आप मत जाओ, और वो रोने लग गया। और लाल बिहारी ने कहा, भैया आप घर छोड़ के मत जाओ, मैं घर छोड़ के चले जाता हूँ। तो लाल बिहारी ने अपना सामान बंद किया और वो जाने ही लग गया था। तभी आनंदी ने बोला, देवर जी आप घर छोड़ के मत जाइए, मैंने आपकी गलती माफ कर दी। तब बेनी माधव ने कहा, ये होती है बड़ी घर की बेटियां, और बड़ा दिल और बड़ा संस्कार। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत ही मधुर आवाज में बहुत ही प्रेरणादायक आपने कहानी प्रस्तुत की, बड़े घर की बेटी। और बड़े घर की बेटी से आशा उसके बड़े घर से नहीं बल्कि उसके बड़े हृदय से था। तो बहुत ही अच्छी लगी आपकी कहानी छोटी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में लगभग 300 कहानियां लिखी और उनकी कहानियां मानसरोवर नामक 8 खंडों में प्रकाशित हुई। उनकी कहानियां थी जैसे गबन, गोदान, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, ईदगाह, पूस की रात, प्रेरणा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं आदि। और उनकी बहुत सारी कहानियां थी जिनमें प्रेरणा का सार था। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई, हमारे दूसरे प्रतिभागी कक्षा 2 के छात्र प्रभास देवतला, कक्षा 2 के छात्र वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया है। आज सभी बच्चे को प्रेमचंद जी की एक कहानी सुनानी थी। हमारे प्रेमचंद जी की जो कहानियां सुनानी थी, उनमें सभी ने कहानियां सुनाई। तो उसी प्रकार मैं भी आपके सामने प्रेमचंद जी की एक कहानी सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है गुब्बारे पर चीता। तो एक बार था, तो मैं तो जरूर जाऊंगा सर्कस, तो मैं जरूर ही जाऊंगा, अब चाहे कोई छुट्टी दे ना दे। तो बात यह थी कि एक स्कूल था गांव में। तो स्कूल के पार एक मैदान था। तो उस मैदान में एक सर्कस पार्टी रखी गई थी। अब उसका सबसे पहला तमाशा शाम को होने वाला था। तो वहाँ के स्कूल के बच्चे सब अपनी कॉपी वहाँ खोले थे और वहाँ अपना वो सर्कस के बारे में सोच रहे थे। कि एक बच्चे ने कहा, क्या शेर और बकरी एक ही थाली से पानी पिएंगे?
इतना बड़ा हाथी एक पैर गाड़ी को चलाएगा? पैर गाड़ी के तो बहुत बड़े पहिए होंगे, तभी तो वो चला पाएगा, वरना तो वो टूट जाएगी। और एक ने कहा, क्या तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुष बाबू बनकर मैच में बैठेगा? तो यही सब वो चर्चा कर ही रहे थे। वहां क्लास के सबसे लास्ट में जो बैठा था वो था बलदेव। तो बलदेव क्या था, बलदेव अपने हिसाब की कॉपी में शेर का चित्र बना रहा था और सोच रहा था काश कल संडे होता, मंडे नहीं। तो क्या हुआ, उसने सोचा यार अब सर्कस कैसे दिखेंगे। तो उसने सोचा मैंने तो कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। अब उसने वो पैसे निकाले गुल्लक से, तो और वो वेट करने लगा कि कब छुट्टी हो और मैं कब खिसल खुलूं। छुट्टी हुई तो कुछ बच्चे तो सर के साथ बॉल खेलने चले गए, पर वो जैसे तैसे चुपके निकल खिसक गया वहां से और पहुंच गया सर्कस में। सर्कस में उसने अपने सारे पैसे जो थे, उसमें जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे उसने उस दुकानदार को दे दिए। दुकानदार ने जो टिकट देता रहा था वो दुकानदार, तो उसने उसको एक टिकट दे दी। वो टिकट थी जानवरों को देखने की। उस टिकट को देख के वो बहुत खुश हुआ, अब तो जानवरों को देखने को मिलेगा। तो जब वो वहां पर गया तो उसने देखा, अरे ये शेर है, लगता है कई महीनों से इसको मलेरिया बुखार हो रखा है। और ये देखो, ये है सुंदरवन का बाघ, लगता है किसी ने इसका खून चूस के इसका सुकड़ू बना दिया है। अब तो ये सुकड़ू आम भी नहीं लग रहा, पड़ा है कैसे मुर्दों की तरह। और ये भालू, आहा भालू रे, ये तो भालू ही नहीं लग रहा, ये तो सुअर लग रहा है, सुअर। और यही नहीं, ऐसा लग रहा है काना सुअर है, पता नहीं किस मौत के चंगुल से भाग के आ रखा है। चलो अच्छा है कि चीता कुछ जबरदस्त है। और ये एक टांग कटी यानी 3 पैरों वाला कुत्ता, पता नहीं किसने इसकी एक टांग काट दी। दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पहली बार देख रहा हूँ एक पैर कटा कुत्ता। पता नहीं ये कितने दूर तक उछलेगा या फिर दौड़ेगा। तो यह सब वो देख रहा था, तभी एक बड़े भारी भरकम जो गुब्बारे होते हैं जो उड़ते हैं, इंसान उसमें बैठ के उड़ते हैं, वो वाला उसको लेके एक आदमी आया और चिल्लाने लगा, आओ आओ 10 रुपए में ही आसमान की सैर करो, आओ आओ भागे आओ, चले आओ। तो उस टाइम बलदेव उधर ही देख रहा था। अब उसे थोड़ी मिनट में एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी सलाखों पे कोई पंजा मार रहा है अंदर से। तो जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। चीते ने पता नहीं कैसे कैसे अपने पंजों से जैसे तैसे उसने पिंजरा तोड़ दिया और वो वहां से बाहर आ गया। अब वो उसी की तरफ भाग रहा था। अब बलदेव भी क्या करता, कौन सा जान की परवाह नहीं करता, वो भी उस तेज भागने लगा। अब वो गुब्बारे पे भागने लगा, तो जब चीता भी उसके पीछे गुब्बारे तक भागने लगा। जब उस आदमी ने देखा, अरे मेरे पास तो चीता आ रहा है, अरे मेरे को खा ना जाए, तो उसने भी अपनी जान बचा के वो भी भाग गया। अब जैसे उसकी हाथ से रस्सी छूटी, उससे पहले बलदेव वहां चढ़ गया। फिर जैसे ही वो ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही वो ऊपर जाने लगा। तभी चीते ने एक बड़ी छलांग लगा के उसकी रस्सी पकड़ ली। अब जब वो बहुत ऊपर ताड़ के बातों में ताड़ के पेड़ों तक वहां तक पहुंच गया। और जब चीता तो वैसे उसको पूरा खा ही जाता, पर चीतापंती ही भूल गया। उसके बाद में ये डर रहा था कि मेरे को कौन ऊपर ले जा रहा है, अब मैं फिसल के ना नीचे ना गिर जाऊं, ना हड्डी पसली एक होगी। अब इतने हड़बड़ाहट में वो भूल गया, उसकी वजह से उसके पंजों से वो रस्सी छूट गई। अब वो धड़ाम नीचे गिरा
जिससे उसकी हड्डी पसली टूट गई। अब क्या हुआ, तो बलदेव को तो अभी तक चीते का डर था, अब उसे ये डर सताने लगा, अब ये बलून मेरे को किधर ले जा रहा है। तो वो वहां बैठा बैठा सोच रहा था क्या करूं क्या करूं। तो उसने सोचा, और उसको बाद में एक याद आया एक बात। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि अगर गुब्बारे का मुंह खोल दिया जाए तो उससे गैस नीचे आ जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो नीचे आ जाएगा। पर उसको इतना याद नहीं रहा कि उसको धीरे धीरे खोलना है, आराम आराम से खोलना है, वरना पूरा ही नीचे आ जाएगा छटपट से। तो उसने पूरा छटाक से उसने पूरा खोल दिया और वो पूरा नीचे आने लगा, तेजी से आने लगा। अब जितने चीजें आ रहा था, उसने एक आवाज सुनी जैसे कोई ऐसे बह रहा हो। तो उसने देखा एक नदी बह रही है, गाड़ बह रहा है। तो उसने कुछ ना सोचते हुए नदी में कूद गया और तैरते हुए बाहर आ गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालची लोग हमेशा अपने लिए मुसीबत खड़ी ही कर देते हैं। और धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत ही सुंदर और मंत्रमुग्ध प्रस्तुति आपने दी और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी थी आपकी। बहुत अच्छी तरह से और एक्शंस के साथ आपने कहानी प्रस्तुत की और अंत में आपने कहानी का सार ही बताया, कहानी से क्या सीख मिलती है बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेमचंद जी ने बच्चों के लिए बाल कथाएं लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, जिनमें उन्होंने भारतीय समाज की वेदना का बेहद मार्मिक चित्रण किया है। गत वर्ष इसी कार्यशाला में सुनाई गई कहानी ईदगाह का हामिद के द्वारा अपनी बूढ़ी दादी के लिए खिलौने या कपड़ों की मिठाइयों की जगह चिमटा लाना आज भी भुलाए नहीं भूलता। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आपका माइक लॉक्ड है मंत्रिता जी, अनलॉक करिए माइक। जी। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आदरणीय मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हमें और भी जानकारी देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आशीर्वचनों के लिए आदरणीय आकाश सारस्वत सर को, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के कृतित्व के ऊपर ये समर्पित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आशा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, अध्यक्षता कर रही प्रिय बबीता और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मी योगी में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश जी, प्रकाश जी, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चे। वास्तव में प्रेमचंद की कहानियां न केवल ग्रामीण परिवेश को जीवंत करती हैं, अपितु ग्रामीण पृष्ठभूमि पर पहला उपन्यास लिखने का श्रेय भी मुंशी प्रेमचंद जी को है गोदान। मुंशी प्रेमचंद जी, जिनकी कहानियों में मानवीय संवेदना,
गहरी वेदना का सचित्र चित्रण दिखाई देता है, वैसा अन्य बड़ा दुर्लभ है। आपने महिलाओं को दैवीय गुणों से परिपूर्ण माना है। आपने अपने गोदान उपन्यास में लिखा भी है कि जब मनुष्यों में या पुरुषों में महिलाओं के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है, क्योंकि प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, परदुख कातरता, सहनशीलता, धैर्यशीलता जैसे महान गुण महिलाओं में ही पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद का कहानी संसार मानसरोवर के खंडों के रूप में हमारे सामने है और निश्चित रूप से उनकी जन्मतिथि पर उनको स्मरण करने का दिन भी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने जहां सामाजिक विद्रूपता दिखाने वाली कहानियां कफन भी लिखी, वहीं उन्होंने एक बच्चे का निश्चल प्रेम अपनी दादी के प्रति ईद कहा। जैसे बच्चों ने बड़ा शानदार वाचन किया, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, नमक का दारोगा, बहुत सारी कहानियां के साथ साथ गोदान गबन जैसे शानदार उपन्यास भी लिखे। मुंशी प्रेमचंद जी जब हमारा देश अंग्रेजों का पराधीन था, उस समय अपना साहित्य लिखा और देशवासियों में जागरूकता का भी प्रयास किया। हम पूरे मंच की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं प्रेमचंद जी को, और बच्चों से अपेक्षा भी है कि वो मात्र कहानी का वाचन ही न करें, कहानी को पढ़े ही नहीं। कहानी से जो हमें सीख मिलती है, जो हमारी समझ का विकास होता है, उसे हम अपने व्यवहार में जरूर लाएं। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और इन कार्यक्रमों में प्रतिभा करने के बाद बच्चे न केवल अपने विद्यालय में, समाज में, समुदाय में अनेक स्थानों पर न केवल कार्यक्रमों में प्रतिभा कर रहे हैं, अभी तो बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा श्रेय श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत को जा रहा है। और निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं को भी कहीं ना कहीं सीधे कुछ ना कुछ अंशों में तो दिया जाएगा ही। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में सात्विक सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना, साहित्य की किताबें पढ़ना निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और आपने भी बताया कि आदरणीय प्रेमचंद जी का महिलाओं के प्रति सम्मान था, और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं, किंतु जहाँ नारियों का अपमान होता है वहां उस पे किए गए सभी काम नष्ट हो जाते हैं। और हमारा भारत जो कि देवभूमि है,
तो भारत में तो भारत में सदा ही नारियों की पूजा होती है आई है और हम दीपावली पे बसंत पंचमी पे और नारियों की पूजा करते हैं नवरात्रि पे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ तीसरे प्रतिभागी धार्मिक तिवारी कक्षा 3 के छात्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनुबाद देवखंड अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम की प्राथमिक विद्यालय पनुबाद देवखंड है। मैं आपको एक मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है और उसका नाम है ईदगाह। एक बच्चा था, उसका नाम हामिद था और उसकी दादी का नाम अमीना था। तो एक दिन वहाँ पे ईदगाह का मेला लगता है। ईद का मेला लगता है तो उसके सारे दोस्त जाते हैं और वो भी जाता है और वहाँ पे उसके दोस्त अच्छे अच्छे खिलौने लेते हैं, अच्छी मिठाई खाते हैं। तो और मिठाई खाते हैं और अच्छे अच्छे खिलौने लेते हैं और हामिद भी उन्हें देखता है और वो सोचता है कि मेरी दादी जब रोटी बनाती है तो मेरी दादी के हाथ जलते हैं, क्यों ना मैं अपनी दादी के लिए एक चिमटा ले लूं। वो एक दुकान में गया और वहाँ पे बोला कि मुझे एक चिमटा दे दो 3 रुपए का। वो दुकानदार बोलता है कि अरे ये तो 3 रुपए का नहीं, ये तो 5 रुपए का है। हामिद बोलता है 2 रुपए कम कर दो। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो वो दूसरी दुकान में जाता है, वहाँ पे उसे 3 रुपए का चिमटा मिल जाता है और वो जाता है। जब वो उसके दोस्त से देखते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि हाँ, तूने तो एक चिमटा लिया है, हमने देख कितने अच्छे अच्छे खिलौने लिए हैं। हामिद बोलता है तुम्हारे खिलौने तो मिट्टी के पुतले हैं, मेरा चिमटा तो लोहा है। जब शेर आएगा वो तो इसको मार देगा और तुम्हारे ये मिट्टी के खिलौने नीचे गिरते ही टूट जाएंगे। और सारे दोस्त उसके जाते हैं तो उनके सभी के खिलौने नीचे गिर के टूट जाते हैं। और हामिद जब घर आता है तो उसकी दादी उसे देखती है और बोलती है उसकी दादी उसे देखती है तो ऐसा बोलती है, तू वहाँ पे चिमटा लेने गया था या मजे करने गया था? डांटती है उसे। तो हामिद रोते हुए बोलता है, दादी जब आप रोटी बनाती हो तो आपके हाथ जलता है, आपका हाथ जलता है, तो मैं इसीलिए आपके लिए एक चिमटा ले आया। उसकी दादी उसे रोते हुए गले लगाती है और इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना ही नहीं सोचना चाहिए, दूसरा को भी सोचना चाहिए, जैसे हामिद ने अपनी दादी के लिए सोचा। धन्यवाद। शुभरात्रि। जी जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई और ईदगाह कहानी की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी आपने और बहुत ही अच्छी कहानी है ये हामिद के ऊपर और बहुत ही सुंदर चित्रण है इस कहानी में कि तो बहुत ही सुंदर चित्रण है इसमें। एक बच्चा कैसे अपनी दादी के लिए कुछ लेके आता है, अपने लिए कुछ भी ना लेते हुए और अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है क्योंकि उनके हाथ जलते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ बड़े भाई श्री जोगराम को कक्षा 9 के छात्र एडीएम पब्लिक स्कूल
गुड़ा मालानी बाड़मेर राजस्थान से। क्या आप उपस्थित हैं? भैया जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम जोगाराम है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एडीएम पब्लिक स्कूल गुड़ा मालानी है। मैं आज आपको प्रेमचंद जी की कहानी त्याग का फल सुनाने वाला हूँ, जो कि इस प्रकार है। श्यामू एक गरीब लड़का था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। श्यामू की माँ दूसरों के घरों में काम कर कर जैसे तैसे अपना पेट पालती थी। श्यामू बहुत होशियार और होनहार लड़का था। श्यामू की माँ चाहती थी कि वह बड़ा होकर सरकारी अफसर बने। एक दिन अचानक श्यामू की माँ बीमार हो गई। डॉक्टर ने श्यामू की माँ को दवाई और आराम लेने के लिए कहा। श्यामू की माँ के पास दवाई लेने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। श्यामू की माँ ने श्यामू से कहा कि बेटा तू पढ़ाई कर, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। पर श्यामू ने कहा कि मैं आज से दुकान पर काम करूंगा। और दूसरे ही दिन श्यामू ने पढ़ाई छोड़कर दुकान पर काम करना शुरू कर दिया और अपनी माँ के लिए पर्याप्त दवाई और खाना लाने लगा। जैसे ही उसकी माँ ठीक हुई तो श्यामू की मेहनत रंग लाने लगी। तो श्यामू की माँ ने उसके गले लगाते हुए कहा कि बेटा तू मेरी ममता को अमर कर दिया है। फिर श्यामू ने कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा एग्जाम दिया और वो बहुत बड़ा अफसर बन गया। आज श्यामू के पास सब कुछ था, प्यार, पैसा, धन दौलत, सब कुछ। पर उसे सबसे ज्यादा गर्व इस बात का था कि उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिश्रम का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर कहानी आदरणीय प्रेमचंद जी की आपने प्रस्तुत की और बहुत ही प्रेरणादायक अच्छी कहानी लगी मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और लेकर होली तिलक चंदन करती हूँ मैं हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि का बहुत ही स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आदरणीय आशा मैम, आप सादर आमंत्रित हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद मंत्रिता, आपने मुझे आमंत्रित किया। आज ये जो कार्यशाला है इसकी 1239वीं कड़ी। भाई किरोला जी की जो मेहनत है ना, वो बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। आकाश सारस्वती जी, श्याम पांडे जी, प्रकाश जी और भी बहुत सारे मित्र, बहुत विद्वान व्यक्ति इस पटल से जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उदय किरोला जी की मेहनत को बिल्कुल साकार और सार्थक करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दिए। प्रेमचंद जी के बारे में बहुत कुछ आप मंत्रिता ने बता दिया, आकाश जी ने भी बताया बीच में, और बाकी हमारे जो अतिथि हैं वे भी बताएंगे। तो मुझे लगता है कि इनके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं इन बच्चों के बारे में बात करूं जिन्होंने आज यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं। लेकिन साहित्य के लिए बच्चों एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि साहित्य जो है दो तरह से रचा जाता है। एक तो वो जो घटित हो रहा है और एक जो घटित होना चाहिए, यानी जो हो रहा है और जो होना चाहिए। जो हो रहा है उसको हम यथार्थ कह सकते हैं समाज का, और जो होना चाहिए उसको हम समाज का
आदर्श कह सकते हैं। प्रेमचंद जी का जो साहित्य हमने पढ़ा है उसमें दोनों स्थितियां हैं। वो शुरुआत करते हैं उस स्थिति से जहां साहित्य को मतलब जो यथार्थ है वो दिखाते हैं और उसको वहां ले जाकर छोड़ते हैं जो एक आदर्शवादी स्थिति में होना चाहिए। सामाजिक विसंगतियों से वो शुरू करते हैं और उसकी आदर्शवादी स्थिति तक उसको ले जाकर छोड़ते हैं। और अब मैं बात करूंगी सबसे पहले जीतिका की। जीतिका को जब मैंने यहाँ स्क्रीन पर देखा तो मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी छोटी बच्ची, शायद उम्र से तो मुझे वो 5-6 साल की लग रही थी। कक्षा 1 की छात्रा है तो 6-7 साल की रही होगी कि वो इतनी शानदार प्रस्तुति दे पाएगी क्या। लेकिन इन कार्यशालाओं का जो सकारात्मक असर इन बच्चों के ऊपर देखने को मिल रहा है, इनका जो आत्मविश्वास, उसका जो लेवल है, उसका जो स्तर है, वो इतना ऊंचा है कि शायद अच्छे-अच्छे वक्ता भी उतना स्तर नहीं बना पाए। उसके बाद में दूसरी प्रभास खेतवाला, सॉरी देवतला, माफ कीजिए बेटा नाम थोड़ा गलत बोल गई मैं आपका। प्रभास जी का जो कहानी सुनाने का जो तरीका था, जो अंदाज था, इतना रोचक था कि बस मजा आ गया। प्रभास ने कहानी सुनाई गुब्बारे पर चीता, लेकिन वो इतनी रोचक और इतनी मजेदार थी कि मैं तो सब कुछ भूल के उस कहानी में डूब गई। प्रभास, आपको इस रोचक शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। उसके बाद हमारे अतिथि के रूप में सारस्वत जी आए। उन्होंने जो एक बात कही वो मैंने नोट कर ली अपने पन्ने पर। उन्होंने कहा कि कहानियों की सीख को जीवन में उतारना चाहिए। जब तक हम कहानियों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उनका पढ़ना और उनका गुणना व्यर्थ है। आपने बहुत अच्छी बात कही और बच्चों को इस बात को अपने जीवन में बिल्कुल उतारना चाहिए। उसके बाद में जोगाराम जी की कहानी त्याग का फल हमने सुनी, सबने सुनी और बहुत अच्छी। मुझे लगता है कि थोड़ी आपको अभी शायद हो सकता है ऑनलाइन इतनी अभ्यास नहीं है बात करने का या अपनी प्रस्तुति देने का, तो आप उदय किरोला जी की ये जो कार्यशालाएं हैं, आप इनको लगातार सुनते रहेंगे, अटेंड करते रहेंगे, तो बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी आप में वो आत्मविश्वास जो मैंने जीतिका में देखा, वो आपके अंदर मैं देख पाऊंगी और इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। और अब क्या ही कहूँ मैं, मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। बाकी बच्चों को उनकी प्रस्तुति देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदय किरोला भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार मैडम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, हमें बताया हमारी प्रस्तुतियों के बारे में, यहाँ जहाँ पर हमसे त्रुटि हुई हो या हमने जो अच्छा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी जो कि है मेरी दोस्त ऋषिता नेगी, कक्षा 8 की छात्रा, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से। बहन आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषिता है, मैं वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने प्रेमचंद जी की एक कविता मतलब एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो प्रेमचंद, पहले तो प्रेमचंद जी हैं वो एक बहुत बहुत बड़े लेखक हैं और इन्होंने मतलब उनकी ये जितनी भी उन्होंने अभी तक कहानियां लिखी हैं उनमें से सबसे जो अच्छी जो कहानी है वो है पूष की रात। तो मतलब पहले तो हम समझिए कि पूष की रात क्या होती है। पूष की रात पूष की रात है वो विक्रम संवत का 10वां महीना है और इस महीने में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो इसके साथ मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो एक बार की बात थी, एक हल्कू नाम का एक किसान था। उसकी पत्नी थी मुन्नी
और वो दोनों एक मतलब जो बहुत गरीब थे वो दोनों। हल्कू एक बहुत गरीब किसान था। तो उनके संग उनका एक कुत्ता भी था जिसका नाम जबरा था। जो जबरा था वो अपने मालिक को बहुत अच्छा मानता था और मतलब उनकी बहुत आज्ञाकारी था, बहुत बात मानता था उनकी। तो एक बार क्या होता है, वैसी जो हल्कू होता है वो बाहर से बैठा होता है अपने घर के बाहर से, और अपनी पत्नी मुन्नी को आवाज लगाता है और बोलता है कि मुन्नी सुनो, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे 3 रुपए वो मुझे लाके दे दो, मुझे वो जमींदार को देने हैं। उस टाइम पे जो 3 रुपए होते थे वो बहुत ज्यादा मान्यता होती थी उनकी। तो इसी में उसमें जो वो लेकिन मुन्नी गुस्से से बोलती है कि नहीं नहीं मैं नहीं दे रही हूँ, एक तो तुम वैसे ही गले गले तक कर्जे पर हो, कर्जा है तुम्हारे ऊपर, और ऊपर से तुम हो कि ये जो 3 रुपए है इन्हें भी लौटाना चाहते हो। तो लेकिन जो हल्कू होता है वो अपनी जिद पर अड़े रहता है कि नहीं नहीं मुझे 3 रुपए दे दो, मैं जमींदार को दे के आता हूँ। लेकिन जो मुन्नी होती है वो नहीं मानती है और मना कर देती है कि मैं नहीं दूंगी। तो उसके साथ वो हल्कू कहता है कि तुम्हें पता तो है अगर मैंने जमींदार को पैसे नहीं दिए तो वो मुझे गालियां देगा, मुझे डांटेगा, मारेगा। लेकिन जो मुन्नी होती है वो बोलती है कि ऐसे कैसे मारेगा, क्या उसका राज चलता है यहाँ? लेकिन जो उसकी बोली थी वो उसकी बोली में बहुत चुप्पी सी थी, और वो मतलब चुप चुप सी थी, क्योंकि उसे पता था कि ये बात सही है। जिससे भी हल्कू ने उधार लिया था वो जरूर उससे कभी ना कभी मांगेंगे जरूर। तो इस वजह से वो कुछ ना बोलकर, मतलब बोलती तो है कि मैं नहीं दूंगी, लेकिन हल्कू अपनी जिद पर अड़े रहता है। इस वजह से मुन्नी को पैसे देने पड़ते हैं। वो अंदर जाती है और एक आला होता था पहले से, उसके अंदर से 3 रुपए निकाल के लाती है और हल्कू के हाथ में रख देती है और बोलती है कि ये लो पकड़ लो, तुम मेरा कलेजा ही निकाल के ले जाओ। एक तो इतना नहीं, मैं बोल तो रही हूँ तुमसे, कुछ महीनों बाद पूछ की रात आने वाली है, और पूछ की रात आने वाली है, उसमें कंबल लोगे और खेत में जाना। लेकिन क्योंकि उनकी जो खेत होती है उसमें बहुत ज्यादा फसल होती थी, खेत में जाना और बैठ जाना। और रात के टाइम जब तुम निगरानी करोगे जानवरों की, तो तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी कंबल की, ओढ़ के बैठ जाना। तो लेकिन जो हल्कू होता है वो नहीं मानता है और चले जाता है। लेकिन जब जब वो अपनी जाते जाते जमींदार के घर जब जब जाता है तो उसके एक एक कदम में डर सा होता है कि एक तरफ से उसे ऐसा लगता है कि मुन्नी सही भी कह रही है, उसकी पत्नी जो मुन्नी है वो सही भी कह रही है कि इतना कैसे, अभी तो बहुत सारा उधार और है, अभी दे देते हैं सब, अभी नहीं देते हैं, कंबल ले लेते हैं। लेकिन वो नहीं मानता है। तभी फिर कुछ महीनों बाद लेकिन फिर वो दे देता है पैसे। तभी कुछ महीनों बाद पूस की रात आती है। वो अपनी पत्नी से बोलता है चलो ठीक है मैं खेत में जाता हूँ और रात भर निगरानी करता हूँ, फिर सुबह आ जाऊंगा। तो जब वो जाता है तो वो एक जगह बैठ जाता है, और जब वो बैठता है तो मतलब एक खाट जैसी होती है उसके ऊपर से बैठा होता है, लेटा होता है, और उसके नीचे उसका जो वही खाट के नीचे जो उसका कुत्ता होता है जबरा, वो बैठा होता है। तभी जो जबरू होता है वो मतलब ऐसे जो जबरा होता है वो ऐसे बोलने लग जाता है कि मतलब ऐसे कू कू करने लग जाता है कि मैं कैसे, मतलब उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। तो जो हल्कू होता है वो उसे अपने पास बुलाता है और अपने से चिपका के सो जाता है। और जो कुत्ता होता है उसके शरीर में से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। इस वजह से उसे मतलब, लेकिन हल्कू को कुछ नहीं लगता है, उसकी बदबू कुछ नहीं लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि गरीबी, मैं भी तो गरीब हूँ, और उसे अब इतनी आदत हो जाती है कि अब वो कुछ नहीं कहता है। तभी वो दोनों जब सो रहे होते हैं तो उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है हल्कू को। तो वो क्या करता है कि उससे कहता है, मतलब जो आसपास में पत्ते वत्ते, पेड़ के जो सूखे पत्ते झड़े होते हैं उन्हें उठा के लाने की सोचता है, पत्ते वत्ते उठा के लाने की सोचता है। लेकिन जब वो सोचता है तो उसे एक तरफ से ये भी होता है कि लोग मेरे से क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे कि भूत आ गया है, कोई जानवर आ गया है। लेकिन जो हल्कू होता है वो फिर भी अपने मन को उत्साहता है और कहता है चलो एक बार जाके ले ही आता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। वो जाता है, पत्ते वत्ते सब वो लेके आ जाता है, और उनमें एक माचिस होती है उसके हाथ में, उससे आग लगा के आग सेकता है। और उससे उस टाइम वो इतनी ज्यादा ठंडी से उसे इतनी ज्यादा राहत मिलती है उस गर्मी से कि उसे नींद आ जाती है। और जब उसे नींद आती है तो वो तो उसे जब नींद आ जाती है तो वो उसे नींद आ जाती है, और वो कहता है कि
मतलब वो सो जाता है। तभी रात के वक्त जो कुत्ता होता है वो भौंकता है और कहता है कि रात के वक्त भौंकता रहता है मतलब उसे, क्योंकि उस टाइम पे नील गायें थी, वो उसी टाइम नील गायें होती थी बहुत सारी, तो वो कहती तो वो उन पर भौंक रहा था। तभी वो जब नील गायें आती है तो उसे लगता है कि ये खाली ऐसे कह रहा होगा, लेकिन वो 3-4 बार भौंकते रहता है, तो उसे एक बार होता है कि मैं जाता हूँ। फिर उसके बाद वो सोचता है कि ये ऐसे ही कह रहा होगा, और उसे ना नील गायों की, जैसे वो उसकी खेत की फसल चर रहे होते हैं, तो उसे उसकी भी आवाजें आती हैं, चरने की आवाजें आती है कि कोई ना कोई कुछ तो चर ही रहा है, मतलब कुछ खा रहा है। तो इसी वजह से वो नहीं जाता है। फिर वो भौंकते रहता है कुत्ता, तो उसे एक बार जाने का मन करता है। वो जैसे ही उठता है तो उसे, वो थोड़ी देर चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इस वजह से वो वापस आके बैठ जाता है और सोचता है कि चलो कोई नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा सुबह। वो सो जाता है, और जब सुबह वो अपनी आँख खोलता है तो उसकी पत्नी मुन्नी उसके सामने से खड़ी होती है और बहुत ही गुस्से से बोलती है कि देख लिया तुमने अपने आलस का नतीजा। पूरा खेत होता है वो नील गायें खा चुकी होती है, और वो सब खा गई होती हैं। तो जो मुन्नी होती है उसके मन में एक उसके वहाँ पे उसके चेहरे पे बहुत उदासी सी होती है, लेकिन जो किसान होता है हल्कू, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मतलब उससे वो मन ही मन खुश हो रहा होता है कि चलो एक मुसीबत तो टलेगी। अब पूछ की रात में, रात के वक़्त कम से कम हमें मुझे ये रात के वक़्त आकर यहाँ निगरानी तो नहीं करनी पड़ेगी इतने ठंडे में। तो इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देती हूँ, और धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, बहुत ही सुंदर कहानी आपने प्रस्तुत की, बहुत ही अच्छी लगी मुझे आपकी कहानी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। और अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, और मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं, और मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं। ऐसे ही हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, हमारे हमारे ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच वर्तमान साहित्य जगत के प्रकाश पुंज श्री श्याम पलट पांडे जी हमारे मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित है। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। और आपने मेरी बड़ी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ के काबिल मैं नहीं हूँ। मैं तो सीख रहा हूँ, आप ही की तरह मैं भी विद्यार्थी हूँ, सीखता हूँ, और जीवन भर सीखना है, अंतिम सांस तक सीखना है। बहुत सुंदर संचालन आपने किया, शानदार संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आत्मविश्वास से भरा संचालन, उल्लास, उमंग, उजास से भरा संचालन। और यही होना चाहिए कि अपने संचालन को आप 100% दें, 100% दें, जो आपके मन में है, जो विचार है, जो उमंग है, वो सामने परिलक्षित होनी चाहिए, वाणी में आनी चाहिए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये मंच पर आए और प्रेमचंद जी की कोई कहानी हमें सुनाए। मंत्रिता जी। जी जी सर, तो एक बार फिर से सभी वर्षजनों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो सर, आपसे हम सीखते हैं, इसलिए आप हमारे लिए बहुत ज्यादा वरिष्ठ हैं। तो आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हम जो भी सीखते हैं वो आप ही के कारण सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हाँ, धन्यवाद। तो मैंने एक कहानी का चुनाव किया है आदरणीय प्रेमचंद जी की, सवा सेर गेहूं। तो एक बार की बात है कि एक किसान रहता है, सीधा साधा सा, शंकर नाम का। उसकी एक पत्नी रहती है, और वो बहुत ही सीधा रहता है। मतलब अगर उसे किसी दिन खाना मिले तो खा लिया, नहीं मिले तो पानी पी के ही भगवान का नाम लेके वह सो जाता था। एक दिन उसके घर पर एक साधु बाबा आए। तो साधु बाबा ने उनसे बोला, तो उनके साधु बाबा का उसने अच्छे से आश्रय किया, उनको घर में लाया, और लेकिन उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन उसके घर में, किसान के घर में केवल जौ का आटा था थोड़ा सा। तो अब वो जौ का आटा कैसे खिलाता है, इसलिए वह एक विप्र महाराज से कुछ सवा सेर गेहूं लेके आया। तो उसकी पत्नी ने
किसान की पत्नी ने उसको पीस कर और उसका आटा बना के अच्छे से खाना बना दिया। साधु बाबा ने भोजन किया, सो गए और सुबह आशीर्वाद दे के दोनों को साधु बाबा चले गए। उसके बाद बहुत साल बीत गए, 7 साल बीत गए। इस बीच में जो शंकर का भाई था मंगल, उससे भी उसका झगड़ा हो गया, बंटवारा हो गया। तो जो 2 बैल थे उनमें से 1 बैल मंगल के पास चला गया, आधा खेत चला गया। तो फिर 7 वर्ष बीत गए। 7 वर्ष बाद किसान का जब सब कुछ चला गया था बैल, तो 1 बैल में कहाँ हो पाती अच्छे से खेती, इसलिए फिर उसने खेती को छोड़ के फिर मजदूरी प्रारंभ कर दी। और वो मजदूरी करके एक दिन घर लौट रहा था, तभी वो जो विप्र महाराज थे वो आए और उन्होंने उससे बोला कि तुम्हारा कुछ कर्जा बाकी है, तुम मेरे पास आ जाना। तो वो उनके पास गया, विप्र महाराज के पास भोला भाला सा था वो। तो विप्र महाराज ने जो 1.25 सेर उससे गेहूं लिया था, उसमें और ज्यादा ब्याज जोड़ के और ज्यादा पैसे मांगने के लिए उसको कहा। और उसने बोला कि मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे। तो जो विप्र महाराज थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, तो मेरे यहाँ मजदूरी करो और जब तक तुम्हारे जो पत्नी और तुम्हारे बच्चे हैं वो पैसे लाके नहीं देते, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब उसके बाद फिर किसान मजदूरी करता था। फिर बहुत साल तक मजदूरी करने के बाद वो 30 साल तक मजदूरी करने के बाद वो मर गया। और उसका जो बेटा था वो उसकी सेवा करने में लग गया विप्र की। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ना कभी भी मतलब उधार नहीं लेना चाहिए। और मैं आगे बढ़ती हूँ, तो मेरा इस कहानी को चुनाव करने के पीछे का उद्देश्य यह था कि किस प्रकार एक भूमिपुत्र किसान कर्ज के तले और धोखे के कुचक्र में फंसकर न केवल स्वयं दम तोड़ देता है, बल्कि अपने परिवार को भी अपनी आने वाली पीढ़ी को भी गुलामी का दंश झेलने पर विवश कर देता है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान, किंतु इसके बावजूद आज भी किसान हमेशा से ही जमींदारों, साहूकारों के कर्ज तले दबते रहे हैं। आज भी केवल दौर बदला है, लेकिन जो किसान है वो अभी भी कर्ज के तले दबते हैं। हम आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि एक किसान ने बैंक के कर्जे में दबकर आत्महत्या कर ली। तो प्रकृति के साथ पुरुषार्थ करके हमें भोजन देने वाला किसान किस प्रकार इसके तले मर जाता है। और इतना समय बीत गया, लेकिन किसान की जो दशा है वो आज भी जस की तस है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर कहानी सुनाई आपने, 1.25 सेर गेहूं। और भारत जब आजाद हुआ, आजादी के पहले के किसान के बारे में कहा जाता था कि वो कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता बढ़ता है, जीवन जीता है और अपने बच्चों के लिए कर्ज छोड़ जाता है। ये दुर्दशा थी। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के बाद 1952 में जमींदारी अबॉलिशन एक्ट आया, बहुत सारे सुधार हुए। उसके बाद सीलिंग एक्ट आया और अब जमींदारी नहीं के बराबर है। लेकिन खेतों में आबादी बढ़ी है तो खेतों के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और किसान बटाई पर खेती लेकर के खेती कर रहे हैं और भूखों मरने की नौबत बहुत कमा रही है, नहीं के बराबर। किसान सरसब्ज है। हरित क्रांति का युग आया 1966-67 में। हरित क्रांति आई जिसने गेहूं और धान के उत्पादन को 10 गुना बढ़ा दिया। अब वो 100 सेर गेहूं वाली बात नहीं है, प्रेमचंद जी के समय में थी। तो बहुत सुंदर कहानी आपने सुनाई। और
बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूँ, क्योंकि ये प्रेमचंद जी 1936-37 तक रहे, उसके बाद उनका स्वर्गवास हुआ। और उस दौर की लिखी हुई कहानी है, बहुत पहले की लिखी कहानियों में है, जिनमें पंच परमेश्वर, 1.25 सेर गेहूं, ये सब कहानियां, ईदगाह, ये सारी कहानियां, उनकी 300 कहानियां हैं जो समय समय पर वो लिखते रहे। बहुत सुंदर आपने शानदार प्रस्तुत की, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ मंत्रिता जी। और 2-3 चीजें आपसे ये कहना है कि लमही जिला नहीं है, लमही एक गांव है। लमही गांव बनारस शहर से जुड़ा हुआ है। मैं लमही गांव गया हूँ और मुझे जाने का अवसर मिला है, तो वहां पर प्रेमचंद जी की मूर्ति भी है। तो बिल्कुल अब तो बनारस शहर के अंदर, वाराणसी शहर के अंदर लमही आ गया है, तो जनपद नहीं है। दूसरा ये है कि गबन और गोदान कहानियां नहीं है, गबन और गोदान उपन्यास है। गबन और गोदान मैंने प्रेमचंद जी की सभी प्रसिद्ध कहानियां पढ़ी हैं, और गबन गोदान तो मेरे पाठ्यक्रम में थी, तो उन्हें पढ़ने का अवसर मिला और अच्छी तरह से पढ़ा है, परीक्षाएं में दी है। और उनके कहानियों और उपन्यासों के बारे में कहा गया है कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद था उनका। यथार्थ चलता है, लेकिन एक आदर्श भी वो कायम कर देते हैं बाद में। वो चाहे गोदान हो, चाहे गबन हो, सेवाश्रम हो, रंगभूमि हो, सारे उपन्यासों में करीब करीब यही स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि उस समय गांधी युग था, और गांधी युग में ये स्थिति, इस स्थिति से बाहर जाना काफी मुश्किल था। तो सारे बच्चों को, और खास तौर से आज सबसे पहले कहानीकार जीतिका नेगी हैं, जिन्होंने बड़े घर की बेटी बहुत सुंदर कहानी पाठ किया, बहुत अच्छी कहानी। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कक्षा 1 की बेटी, बच्ची इतना याद करके इतने सुंदर ढंग से कहानी सुना रही है, और उससे क्या संदेश मिल रहा है ये भी हमारे समक्ष रख रही है। बहुत बहुत बधाई के पात्र। दूसरे हमारे प्रभात देवतला जी हैं, उन्होंने जिस भाव भाव के साथ कहानी सुनाई, वो सर्कस से जुड़ी हुई कहानी थी, हाव भाव अभिव्यक्ति बहुत अच्छी, लेकिन उनका कहानी का चयन थोड़ा सा सही नहीं था। उनको ऐसी कहानी चुननी चाहिए थी जिसमें ज्यादा पेंच न होती, सीधी सपाट कहानी। प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हैं, कोई भी कहानी चुन लेते हो, कि उन्होंने सर्कस की तरफ बच्चे आकर्षित होते हैं, उन्होंने कहानी सुनी, उन्हें बहुत बहुत बधाई है। खास तौर से जिस ढंग से, जिस भाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ उन्होंने प्रस्तुत दी। धार्मिक तिवारी जी ने अच्छी कहानी चुनी, ईदगाह, बड़ी मशहूर प्रसिद्ध कहानी, हम सबने पढ़ी है, बार बार पढ़ी है, बार बार सुनी है, बार बार उस पर चर्चा हुई है। बहुत अच्छे ढंग से धार्मिक तिवारी ने अपनी प्रस्तुति। जोगाराम जी जो राजस्थान से हैं और संभवतः दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं इस मंच पर, उन्होंने जो कहानी सुनाई, संभवतः त्याग का फल उसका शीर्षक था, और मैं शीर्षक ठीक से सुन नहीं पाया हूं, लेकिन उन्होंने कहानी सुनाने का सुंदर प्रयास किया। उनके द्वारा किए गए प्रयास की मैं सराहना कर, पहली बार इस मंच पर वो कहानी सुना रहे हैं और बड़ा आत्मविश्वास था। बहुत बहुत बधाई जोगाराम जी को। और आखिरी कहानी है रिश्ता नेगी की, पूस की रात। पूस की रात कहानी हमने बहुत पहले पढ़ी थी, भूल भी गया था, लेकिन आज उन्होंने उसकी याद दिला दी। बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छे ढंग से रिश्ता नेगी ने कही। थोड़ा और अभ्यास के जोर से, रिश्ता नेगी अभी नई नई जुड़ी हैं और 4 से 10 कार्यशालाएं ही उन्होंने अटेंड की। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। तो बहुत सुंदर सारी प्रस्तुतियां, सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, और मुझे विश्वास है कि आगे चल करके ये लोग अच्छे कहानीकार बनेंगे, कहानी लेखक बनेंगे, कहानियां भी लिखेंगे, जिनकी इतनी रुचि है प्रेमचंद की कहानियों में। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी बबीता आर्य कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा है रानीखेत से। बबीता जी को अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी, और उसके बाद प्रेमचंद जी की कोई कहानी हमें सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक खरबोला जी हैं, कक्षा 9 के छात्र हैं, द्वाराहाट से। कार्तिक जी आज जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्हें विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं बधाई देता हूँ। बड़े मेधावी छात्र, अगर जुड़ते निश्चित रूप से बहुत अच्छी कहानियां सुनाते,
और उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, निश्चित रूप से जुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ कहानीकार इंजीनियर आशा शर्मा जी हैं, जो बीकानेर राजस्थान से। आदरणीय केवला जी ने उनके बारे में काफी चर्चा की। उनकी कार्यशालाओं में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। और आशा जी ने बताया कि प्रेमचंद की कहानियां बच्चों की, सबसे पहले तो आशा जी ने, मुख्य अतिथि महोदया को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और उन्होंने बताया हर बच्चे की कहानी के बारे की चर्चा करते हुए उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी की, उसमें क्या गुण दोष थे बताया। उस समय तक 4 बच्चों ने अपनी कहानियां सुना ली थी। सभी के बारे में सकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि साहित्य 2 प्रकार का होता है, एक जो हो रहा है उसका वर्णन करे, जो होना चाहिए उसका, एक यथार्थ है, दूसरा आदर्श। और इसलिए हमने अभी चर्चा की कि प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की धारा लेकर के चले हैं अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बच्चों के आत्मविश्वास की भूरी भूरी प्रशंसा की, संचालन की सराहना की। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, कहानी पर अपने विचार रखे, प्रेरणादायक बोधन दिया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का नहीं, हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सरस्वती जी ने मुंशी प्रेमचंद, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की चर्चा करते हुए, उनके कृतित्व की चर्चा करते हुए कहा कि आज की कार्यशाला बहुत ही उपयोगी कार्यशाला है और बच्चों को प्रेमचंद के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो कथा सम्राट थे। वे मानवीय संवेदनाओं के कवि थे। उनकी कहानियां गहरी संवेदना जगाने वाली कहानी और हमारे अंदर, हमारे मानस पटल पर वो छाई रहती है। एक बार पढ़ लीजिए, आप कभी उनकी कहानी भूल नहीं पाएंगे। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को भी रेखांकित किया कि पुरुष में जब महिलाओं के गुण आ जाते हैं तो महान होगा, क्योंकि महिलाओं में क्षमा है, दया है, धैर्य है और बहुत सारे गुण हैं, और ये गुण अगर पुरुषों में मिल जाएं तो वो निश्चित रूप से महान हो जाते हैं। और उन्होंने ईदगाह की चर्चा की। ईदगाह कहानी में हामिद कैसे सारे बच्चे मिठाइयां ले रहे हैं, खिलौने ले रहे हैं, लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ जब रोटी बनाती है तो हाथ से ही रोटी उलटती है तवे पर, उसका हाथ जल जाता है, तो इसलिए वो चिमटा खरीदता है। उस बच्चे की देखिए संवेदना, देखिए उसकी माँ के प्रति प्यार, देखिए माँ के प्रति अटैचमेंट देखिए, और वही इस कहानी को बड़ी कहानियों में से, कालजयी कहानियों में से एक बनाता है। बच्चा सबको दरकिनार करके चिमटा लेकर आता है और उसकी दादी या नानी जो भी हैं वो उसे डांटती भी हैं, तू क्या उठा लाया, मिठाइयां खानी चाहिए थी, शक्कर की गोलियां लेनी चाहिए थी, खिलौने लेने चाहिए थे, क्या ले आया तू। लेकिन जो बताता है कि दादी तुम्हारा हाथ जल जाता था और मैं इसलिए ले आया हूं कि आपका हाथ न जले, तो वो इतनी भावुक हो जाती है कि उसे गले से लगा दे। बहुत सुंदर कहानी है। तो और आदरणीय सरस्वती जी बच्चों के संदर्भ में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। पढ़ाई रंग को राजा बना देती है, इसलिए हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी लानी है और उन्हें पढ़ना है। उनका और महापुरुषों की जीवनी तथा सामान्य ज्ञान की पुस्तकें ले आए। महापुरुषों की जीवनी में जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उनको अपने जीवन में, आचरण में हम उतारें, देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन, उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा
कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं, नई सीख देते हैं, नई बात कहते हैं, जिसे बच्चों को ही नहीं हम सबको रुककर अवश्य सुनना चाहिए, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। एक बार मैं पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए भी एक टिप्पणी उनकी आ गई, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिट्टी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय भावना नेगी मैडम, आदरणीय पालचंद जैन जी संयुक्त शिक्षा निदेशक राजस्थान से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी वरिष्ठ साहित्यकार कनकल हरिद्वार से, आदरणीय सुभाष यादव जी, आदरणीय रश्मि अग्रवाल मैडम, आदरणीय सुरेश हरबोला जी, आदरणीय ललित तिवारी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त। और अंत में, जहां बच्चे हो अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। आज कक्षा 1 का बच्चा जिस तरह से जीतिका नेगी बच्ची जिस तरह से कहानी का चयन किया, कहानी याद किया और जिस ढंग से उसने प्रस्तुत दी, निश्चित रूप से उसने बहुत अच्छा पूर्वाभ्यास किया। कहानी का चयन भी बहुत अच्छा था। कक्षा 1 में प्रेमचंद की कहानी नहीं है, कक्षा 2 में भी नहीं है, लेकिन उसने चुना, इसमें अभिभावकों का हिस्सा और पूर्वाभ्यास किया। कितना पूर्वाभ्यास किया होगा इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। बड़ी शानदार प्रस्तुति। ऐसे छोटे बच्चे, देवतला, प्रभास देवतला, धार्मिक तिवारी, ये सब छोटे बच्चे, धार्मिक तिवारी कक्षा 3 से और सुंदर कहानी चुनी। तो ये अभिभावकों का ही सहयोग है। जोगाराम जी राजस्थान से जुड़ रहे हैं और ज्यादातर नहीं जुड़ते, बहुत कम जुड़े, लेकिन उन्होंने कहानी को याद किया, अभ्यास किया, यह अभिभावकों का सहयोग दिखाई दिया। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारविंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे। उनका तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित है और बच्चों का कैसे अधिक से अधिक लाभ हो, इसी चिंता में हमेशा रहते। मैं दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं, दूरस्थ गांवों के विद्यालयों में जाकर, दरभंगा बनौली में कार्यशालाएं की, राजसमंद में कार्यशालाएं की, मुंबई के पास जाके कार्यशालाएं की, उत्तराखंड में तो करते ही रहते हैं कार्यशाला। तो इनके ऑफलाइन कार्यशाला, उनके इन प्रयासों को, भगीरथ प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी मंत्रिता जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं वैसे नचाती हैं। उसी प्रकार हमें भी अपनी उपलब्धियों को अंत न समझते हुए सतत सीखने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए और यही ज्ञान देते हैं हमें आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे महोदय। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी दोस्त बबीता आर्य, कक्षा 8 की छात्रा, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, रानीखेत, अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं?
बबीता बहन, लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुछ छोटे प्रतिभागियों को। तो हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कार्तिक हरबोला, क्या आप उपस्थित हैं भैया? जी जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपका स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत आभार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है। मैं द्वारहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी के सुंदर मंच में प्रेमचंद्र की कहानियों का वाचन इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि बाल प्रहरी का 1239वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो सबसे पहले मैं आप सभी के समक्ष क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो यहाँ थोड़े नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आप सभी के समक्ष देर से जुड़ा, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। और मेरे मोबाइल का कैमरा खराब होने के कारण मैं आप सभी के समक्ष अपना कैमरा और करने में असमर्थ हूँ। तो हमारे इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच में आज के मुख्य अतिथि हैं इंजीनियर आस्था शर्मा जी, जो कि बीकानेर राजस्थान से हैं। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन। एवं आपने हम बच्चों को काफी प्रेरणादायक उद्बोधन दिया और हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत आभार। और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी छोटी बहन बबीता आर्य, जो कि कक्षा 8 विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से हैं। और आज के कार्यक्रम का बहुत ही बेहतरीन संचालन कर रही हैं मंत्रिता शर्मा, जो कि कक्षा 8 शासकीय पद्य राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। बहन, आपको आपकी संचालन की बहुत ही शुभकामनाएं एवं आप काफी अच्छे मंच का संचालन कर रही हैं, तो आपको आपके संचालन के लिए ढेरों बधाइयाँ। और हमारे बाल प्रहरी के सुंदर मंच में प्रतिदिन जुड़ते हैं आदरणीय आकाश शाश्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़कर हम बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, मौसम के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार, पढ़ाई के अनुसार जानकारियां देते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। एवं बाल प्रहरी के वरिष्ठ साहित्यकार, जिनके बारे में तो क्या ही कहना, जो बाल प्रहरी के संरक्षक हैं अहमदाबाद गुजरात से आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे महोदय, जो हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, हम बच्चों को प्रेरणादायक उद्बोधन से आगे बढ़ाते हैं। और मतलब वो प्रतिदिन इस बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में जुड़ते हैं और सब बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं और जो है बच्चों को मोटिवेट करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। और वो अपनी लेखनी से रिलेटेड भी जो है यहाँ अपनी जो रचनाएं हैं वो यहाँ रखते हैं, जिससे हम बच्चे काफी कुछ सीखते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आप प्रतिदिन इस कार्यशाला में जुड़कर हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रेरणादायक उद्बोधन बातें बताते हैं। और आपने संचालन की सराहना की, विशिष्ट अतिथि की सराहना की, अध्यक्ष की सराहना की, मुख्य अतिथि की सराहना की, हम सभी प्रतिभागियों की सराहना की। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। एवं हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि बाल प्रहरी के संरक्षक हैं खंडवा मध्य प्रदेश से। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आप प्रतिदिन इस कार्यशाला में जुड़कर हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, वह प्रतिदिन नई बातें बताते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किरोला महोदय, बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी, तो जो कि बाल प्रहरी में जो हम बच्चों के लिए निःशुल्क इतनी अच्छी कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं और जिनसे हम इस इतने बड़े मंच पे जुड़े हुए हैं, एक तरफ से कह सकते हैं कि नेशनल लेवल का मंच, क्योंकि पूरे भारत से कई राज्यों से यहाँ के बच्चे जुड़ते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने मुझे 19वीं बार सुंदर विशिष्ट अतिथि का दायित्व दिया। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आप हम बच्चों के लिए इतना निस्वार्थ भाव से हम बच्चों को इतनी अच्छी कार्यशालाएं प्रदान की है। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी एक प्रेमचंद्र जी की कहानी आपके समक्ष रख रहा हूँ, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। तो अपनी कहानी को आरंभ करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कहानी क्या होती है। कहानी ऐसी रचना होती है जिसमें जीवन के किसी अंग, यानी कि मतलब जीवन में हमारे साथ कोई घटना हुई है, किसी के साथ कोई घटना हुई है, यानी कि जीवन का कोई भी एक या किसी एक यानी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानी कहलाता है।
तो मैं आप अपने जो दो बैलों की कथा कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रेमचंद्र जी के बारे में कुछ बताता हूँ। जो प्रेमचंद्र जी हैं उनका जन्म सन 1880 में हुआ था। सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। तो यानी कि 1880 यानी कि जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों का शासन था, तब की बात है कि तब की बात है कि उनका जन्म हुआ 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ। और उनका जो मूल नाम था, उनका मूल नाम धनपत राय था। और हम जानते हैं कि आजकल तो बहुत सुविधाएं, बहुत टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, कई सारी सुविधाएं हैं। लेकिन उनके जमाने में जो है, हम जानते हैं ना कि उसमें जो अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने बहुत ही हम भारतीयों पे अत्याचार किए थे। तो मतलब उनका जीवन जो है बहुत अभावों में बीता। जैसे हमारा एकदम कॉमन जीवन है, हमें उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब माता पिता को तो करनी पड़ती है, लेकिन वो बच्चे थे वो तो तब की बात है कि उनका जीवन बहुत अभावों में बीता। और उसमें जब पुराना समय था, उसमें सुविधाएं भी बहुत कम थी, इसलिए उनका जीवन अभावों में बीता। और उनकी जो शिक्षा हुई थी वो बीए तक ही हो पाई थी, क्योंकि उस समय के समय में बीए ग्रेजुएशन ही करना बहुत बड़ी बात होती थी। जो अंग्रेजों का शासन था, इसलिए हम जो है हमें सही से शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। इसीलिए जो है उन बीए तक शिक्षा करना बहुत बड़ी बात होती थी उस समय में। और उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की थी, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए वह सरकारी नौकरी से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। यानी कि असहयोग आंदोलन हम जानते हैं ना कि गांधी जी ने चलाया था हमारे देश के लिए, हमारे देश की लड़ाई के लिए गांधी जी ने चलाया था असहयोग आंदोलन। तो उसी में उन्होंने भाग लिया, यानी कि मतलब उतना ज्यादा तो योगदान वो नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने भाग जरूर लिया, जिसके कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी थी और उनको अपने लेखन के कार्य के प्रति समर्पित हो गए थे। और उनका जो देहांत है वो सन 1936 में हुआ, यानी कि 1936 में, यानी कि जब हमारा देश भी आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले उनका जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि सन 1936 में। तो उनकी कहानियां कई सारी, जैसे मानसरोवर के 8 भाग, और सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गमन, कर्मभूमि, गोदान, और कई सारी उनकी जो है रचनाएं हैं। और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, उनको सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से, जो कि बहुत बड़ी बात होती है नोबेल पुरस्कार मिलना। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए अपनी कहानी आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। दो बैलों की कथा। नाम से ही पता चल रहा है कि जानवरों के बारे में, इसमें जो है प्रेमचंद्र जी ने जानवरों के बारे में बताया कि कैसे जानवर होते हैं, मतलब कैसे अपनी यही बताया कि जानवर मतलब जानवरों के प्रति हम इंसानों के प्रति कैसी सोच होती है, जानवरों की इंसानों के प्रति कैसी सोच होती है। वही उन्होंने बताया कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो मेन इसमें पॉइंट डाला है, तो गधे के बारे में डाला है कि गधा जो है, गधे को हम मूर्ख कहते हैं, परखे का दर्जा देना चाहे तो हम गधा कहते हैं। तो उसी के बारे में बताया है। तो एक आदमी था, तो उसके 2 बैल थे, हीरा और मोती। तो हीरा और मोती थे, तो वो काफी अच्छे 2 बैल थे, 2 साथी, मतलब हम कह सकते हैं साथी। आज जैसे हमारे साथी होते हैं अभी, हम दोस्त होते हैं, तो वैसे वो भी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। तो साथ ही हीरा और मोती काम करते, तो उन गांव में, मतलब वो जो बैल थे वो भी गांव में ही थे, तो काम करते, हल जोतते और अपने मालिक की सहायता करते। और जो है मालिक भी उन्हें काफी ज्यादा प्रेम करते थे, मालिक भी काफी ज्यादा उन्हें प्रेम करते थे, और उन्हें काफी अच्छा लगता था। और वो 2 बैल जो थे, और हमें उनके नामों से ही पता चल रहा है कि उनके मालिक उन्हें कितने ज्यादा प्रेम करते होंगे। उनके नाम में हीरा और मोती, कितने अच्छे प्यारे नाम रखे हैं, हीरा और मोती। तो उनके मालिक उनसे काफी ज्यादा प्यार करते थे। तो जो उनके जो मालिक थे, उनकी पत्नी ने जो है उन बैलों को कहा कि आप इन बैलों के पीछे क्यों लगे रहते हैं, बैलों को तो कोई अच्छा नहीं मानता है, आप ही हैं जो बैलों को अच्छा मानते हैं। यानी कि तो वो थोड़ी मतलब चिड़चिड़े स्वभाव की थी, इसलिए बोला उनने कि तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई है झूरी, मैं उनको ये बैले दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा, जो बैलों के मालिक थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप दे दो। तो फिर जो है वो उनके जो
उनके जो भाई है वो आते हैं और उन बैलों को ले जाते हैं। तो बैल मतलब पहले दिन तो जब जिस दिन वो ले जाते हैं तो उनको हाथ से ही ले जाते हैं। तो बैल सोचते हैं कि लगता है हमें मालिक ने बेच दिया, मालिक तो हमें इतना अच्छा मानते थे और मालिक के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, अगर थोड़ी और मेहनत करानी थी तो और मेहनत करा लेते, लेकिन इस दुष्ट के हाथ तो नहीं बेचते, क्योंकि जो है जानवरों को भी हमारे प्रति काफी ज्यादा लगाव होता है, प्रेम होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इस दरिंदे के हाथ में तो नहीं भेजते, अगर हमसे थोड़ी और मेहनत मशक्कत करानी थी तो वो भी करा लेते, लेकिन हमें इस बुरे आदमी के साथ क्यों भेजा, ऐसा वो जो दो बैल बोलते हैं। तो फिर वहां जाते हैं, लट्ठे खाते खाते तो उनको लट्ठे मारता है और जब वो वहां जाके उन्हें बांध देता है एक छोटी मतलब एक रस्सी से, तो रस्सी से बांध देता है तो बैल काफी ज्यादा नाराज होते हैं, इससे अच्छा तो हम मर जाते। और जो वो झूरी था वो काफी उन पे अत्याचार करता था बैलों पे, उनको मतलब सूखा घास देते थे, जो वहां तो रसीली घास खाते थे हरी, तो जो उनके भाई है तो झूरी, वो उन पे अत्याचार करते थे बैलों पे, तो उनको मतलब सूखा हुआ घास देते थे। और लेकिन वो बैल भी नाराज थे, तो बिल्कुल वो वहां से खाना खाते ही नहीं थे, यानी कि वो नाद में खाना खाना तो दूर की बात, तो नाद की ओर मुंह भी नहीं देखते थे। तो इसलिए फिर वो दूसरे दिन जो झूरी है वो उनको अपने खेतों में ले जाता है कि चलो तुम मेरे हल बाओ, तो नहीं बाते हैं, क्योंकि वो उसे लाया था, ना ही अच्छा खाना दे रहा था, ना ही अच्छी देखभाल कर रहा था, और लट्ठे मारते वो ले जाता है, लेकिन वो भी धीर थे, वो भी नहीं मानते हैं, वो भी जो है हल बाने को बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। तो फिर वो लट्ठे मारते मारते ले आता है, तो फिर हीरा मूक भाषा में बोलता है, भाई बताओ क्या मैं इन्हें मार दूं? तो वो जो मोती है वो थोड़ा समझदार था, तो उसने बोला नहीं नहीं, हमें ऐसे बिना किसी बात बिना किसी उससे हमें किसी को वार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्हें घर ले गए और उन्हें बांध दिया। तो जो है पहले दिन तो जो है वो रस्सी थोड़ी कच्ची थी, तो उन्होंने कहा, तो हीरा ने कहा, हीरा जो है थोड़ा खुरापाती था, तो हीरा ने कहा भाई चलो रस्सी काट के चल दे, तो उन्हें थोड़ा जोर लगाया, रस्सी काट के चल दिया, और वो जहाँ पहले रहते थे जो उनके अच्छे मालिक थे वहां भागते 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 चले गए, और वो हीरा भी उनके झूरी भी उनके पीछे पड़े, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। और जैसे ही वो दो बैल अपने पुराने गांव में पहुंचे, तो जो वहां के बच्चे थे वो तालियां पीटने लगे और उनकी साहस को अच्छा बताने लगे, और उनकी साहस का अच्छा कह के तो उनके लिए खूब तालियां बजाई। तो इसलिए फिर वो वहां गए और अपने मालिक का हाथ चाटने लगे, तो मालिक को भी काफी अच्छा लगा कि मेरे बैल देखो कितने अच्छे हैं, वापस आ गए। तो उनकी पत्नी को पता चली तो बहुत नाराज हुई, लगता है। तो वो जो उनके जो वो मालिक है बैलों के, तो बोलते हैं लगता है इनको खाना नहीं दिया होगा। खाना क्यों नहीं दिया होगा? तुम्हारी तरह कोई, वो बोलती है तुम्हारी तरह कोई इतना ज्यादा खाना थोड़ी देता है, बैलों को आजकल कौन अच्छा मानता है। तो ऐसा बोलती है। फिर दूसरे दिन वापस जो है झूरी वापस आते हैं और उन बैलों को ले जाते हैं, और फिर दूसरे दिन तो बैल कहते हैं, फिर उन्हें मोटी मोटी रस्सी से उससे ट्रक में बांध के लाते हैं। तो जो हीरा है वो थोड़ा चंचल स्वभाव का था, तो उसने कई बार गाड़ी को खाई में भी गिराने की कोशिश की, लेकिन मोती समझदार था, इसलिए मोती ने सब संभाल लिया और वो घर गए और उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो वहां एक लड़की थी, तो जो झूरी थी उनकी जो पत्नी थी, तो वो शायद नहीं थी, तो उनकी जो सौतेली माँ थी वो उस लड़की पे बहुत अत्याचार करती थी। वो लड़की भी अपना उन बैलों का दुख समझ सकती थी कि वो अपने घर क्योंकि उनकी माँ जो है पहले अच्छी होंगी और वो जो सौतेली माँ उनके साथ थोड़ा बुरा व्यवहार करती होंगी, इसलिए जो है लड़की को पता है कि अत्याचार क्या होता है, इसलिए लड़की जो है 2 रोटी रात को जाती और उनको यानी कि उन दोनों बैलों को मिन के एक एक रोटी दे देती। तो वो मूक भाषा में बोलते हैं कि हमारी एक रोटी से तो क्या ही भूख शांत होगी, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर कोई प्रेम से एक निवाला भी खिला दे तो मन को जो है तृप्ति सी मिल जाती है। तो प्रतिदिन ऐसे ही करती और उन्हें रोटी खिलाती, तो बैलों को काफी अच्छा लगता है, और लेकिन वो बिल्कुल भी वो नहीं करते। तो फिर वो जो झूरी की पत्नी है, जो उनकी सौतेली माँ है, तो वो हीरा बोलते हैं क्या इनको मार डालूं? तो मोती बोलते हैं नहीं नहीं, औरत जात पे सींग चलाना गलत बात है। देखो हम इंसान तो जो है आजकल के सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, लेकिन वो बेचारे जानवर होके भी अपने कर्तव्य को नहीं भूल रहे हैं। और प्रेमचंद्र ने ही इस कहानी में बताया है कि जानवर कितने अच्छे होते हैं और हम इंसानों के प्रति उनकी कितनी अच्छी सोच होती है, यानी कि वो बिल्कुल भी इस कार्य को करने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। तो मोती ने कहा अरे तुम क्यों भूल जाते हो कि औरत जात पे सींग चलाना गलत है? अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही जाता हूँ।
मैंने बताया ना कि जो हीरा है थोड़ा चंचल स्वभाव का और मोती है जो थोड़ा समझदार स्वभाव का है। तो जो है वो जो लड़की है वो बोलती है तुम्हें मारने की तैयारी की जा रही है, तुम यहाँ से भाग चलो। तो जो है उनकी रस्सी खोल देती है। वो बोलते हैं नहीं, नहीं, नहीं भागते हैं, नहीं तो बेचारी लड़की को वो दोष देंगे। तो फिर लड़की ने एक प्लान बनाया, तो लड़की ने जो है ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी ब बचाओ, बचाओ बैल भाग गए। तो जो है बैल भाग के मटर के खेत में चले जाते हैं और फिर वो झूरी भी उनके पीछे लगता है, लेकिन वो उन्हें दोबारा वापस नहीं पकड़ पाता है। तो मटर के खेत में वो चढ़ने लगते हैं और उन्हें एक बैल दिखता है, यानी कि उनसे भी बड़ा बैल, जो कि बहुत गुस्से में था, यानी कि वो जो है बैलों में लड़ाई हो जाती है ना आपस में, तो वो भी उनसे लड़ाई करने की फिराक में था। तो जो है वो दो थे और वो अकेला था। तो उसने कहा हमें कभी भी हार नहीं माननी थी। तो उन्होंने उसको सींग वींग से मतलब अपनी रक्षा कर दी, अपने प्राणों की रक्षा सभी करते हैं। तो वो जो है बैल जो है उससे सींग वींग मार दी, तो वो बैल जो है नीचे जमीन में पड़ गया और बोलते हैं क्या कहते हो? फिर हीरा बोलता है क्या कहते हो, इसे जिंदा ही मारना है? तो बोलता है नहीं, नहीं, गिरे हुए दुश्मन को पीछे से वार करना सही बात नहीं है। जानवरों में भी कितनी ज्यादा अक्ल होती है, यही प्रेमचंद्र जी ने बताया है अपनी छोटी सी रचनाओं में कि जानवरों में कितनी ज्यादा अक्ल होती है, कितने समझदार होते हैं। और हम जो है आजकल अपने दुश्मनों को मार देते हैं। तो फिर जो है वो मटर के खेत में चल रहे होते, तो दो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और वो अपने वहाँ कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। फिर कांजी हाउस में कई सारे पशु थे, तो जो हीरा था चंचल स्वभाव को, वो दीवार तोड़ने लगा। वो बोलते हैं क्यों अपनी सींग खराब कर रहे हो, यहाँ से जाना कठिन है। तो बोलता है नहीं, नहीं, मैं बेचारे वहाँ मतलब बहुत सारे जानवर होंगे, गधे, बकरी, भैंस, भेड़। तो उन्होंने कहा कम से कम भाई तो दुआ देंगे हमें। तो जो है दीवार को तोड़ने लगता है और वो जो कांजी है उसमें वो पशुओं की हाजिरी ले जाते कि कोई पशु भागा तो नहीं, हमारा तो नहीं। वहां भी काफी हालत खराब थी कि कोई जो पशु को खाना जिसमें पानी से भराते थे। और कांजी हाउस में आपको बता दूं क्या होता था, तो पुराने जमाने में कई सारे लोग जानवर खो जाते थे, तो उसे कांजी हाउस में कैद कर लेते थे। जिन जिनों के जानवर आते थे तो उनके जानवरों को मतलब जो उनके मालिक होते थे वो मालिक आते थे तो उनको दे दिया करते थे, उनके जानवर दे दिया करते थे। और जो नहीं आते तो वहीं पे रहते और उनकी हालत बहुत खराब थी। तो जो है हीरा जो है वो दीवारें तोड़ देता है और सारे जानवर भाग जाते हैं। लेकिन जो है वो फिर कांजी हाउस में जो कैद जो पशु की हाजिरी लेने आया तो देख लेता है, तो हीरा को जो है टाइट रस्सी से बांध देता है। इसीलिए जो है हीरा फंस जाता है। तो बोलता है भाई तुम चले जाओ, मैं शायद नहीं बच पाऊंगा। तो बोलते हैं नहीं, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे, इस आपत्ति में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो फिर वो दोनों काफी मेहनत मशक्कत करके उस रस्सी को तोड़ के वापस अपने जो है पुराने गांव चले जाते हैं। और फिर उनकी जो पत्नी है उनको भी एहसास होता है कि हाँ, कि मैंने वाकई में गलत किया, मैंने गलत के हाथों बैलों को दिया, क्योंकि उनने उसकी ढंग से रक्षा नहीं की होगी, तभी तो वो भाग के आए होंगे। तो उनकी जो है पत्नी को भी विश्वास हो गया। और आपने देखा कि कितने साहसी बैल थे। और हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी हार मानना नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अपनी मंजिल से कभी हटना नहीं चाहिए। तो ठीक वैसे ही वो दो बैलों के माध्यम से हमें प्रेमचंद्र जी बताना चाह रहे हैं। इसी के साथ में फिर वो अपने गांव चले जाते हैं। उनकी लोग तालियां पीट के उनका स्वागत करते हैं वहां के बच्चे, क्योंकि बच्चे थोड़े वाले स्वभाव के होते हैं, मतलब जानवरों से बच्चों का काफी लगाव होता है। इसीलिए तो फिर उनकी पत्नी को भी एहसास होता है और फिर वो दो बैल भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और दो बैल भी खुशी खुशी रहने लगते हैं और वो जो है फिर जो उनके मालिक है वो भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है। तो काफी अच्छी प्रेमचंद्र जी की कहानी मुझे भी काफी अच्छी लगी। और मैं तो जुड़ नहीं पाई जल्दी, लेकिन मैंने जो आज की मुख्य अतिथि उन्होंने बताया कि सर ने बताया कि आकाश आशु सर जी बताते हैं कि कहानियों को सुनने में तो तभी आनंद आएगा जब हम कहानियों को अपने जीवन में, अपने आचरण में डालेंगे, तभी वो कहानी हमारे लिए प्रेरणादायक मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो यही हमें सीख मिलती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी और मतलब जितनी मार्मिकता के साथ आदरणीय प्रेमचंद जी ने यह पंक्तियां लिखी होंगी, ये कविता लिखी माफी चाहूंगी, यह कथा लिखी होगी, उतनी ही मार्मिकता से आपने इस कहानी का चित्रण किया है, बहुत वाचन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो
अभी जस्ट ही मैंने आदरणीय नेगी जी के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि प्रेरणा का पुंज है आप, प्रेरणा का पुंज है आप, करते हैं सदा हमारी हौसला अफजाई, करते हैं सदा हमारी हौसला अफजाई। आपकी बातें होती हैं सदा हमारे लिए जीवन की अनमोल कमाई, आपकी बातें होती हैं सदा हमारे लिए जीवन की अनमोल कमाई। नेगी सर, आप सादर आमंत्रित हैं। जी मंत्रिता जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जितने बार भी बाल प्यारी मंच पे जुड़ती हैं, आपका अंदाज जो है और आत्मविश्वास और उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ता है। आज भी आपने अपनी बात को बहुत ही शानदार तरीके से रखा। आपके संचालन को और आपकी कहानी के प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां और टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूं। बाल प्यारी मंच पर आज की ये जो सुंदर कार्यशाला है, जो कि प्रेमचंद जी के कहानियों के वाचन के ऊपर आधारित है, और प्रेमचंद जी जो है ये ख्याति नाम उपन्यासकार, ख्याति नाम कहानीकार और ऐसे साहित्य सर्जक के रूप में हमारे सामने आते हैं कि उनका एक अपना अनोखा संसार, रचना संसार हमें दिखाई देता है। उनको केंद्रित करते हुए आज बाल प्यारी मंच का 1239वां ऑनलाइन कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है ऑनलाइन आभासी पटल पर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच आसीन आदरणीय इंजीनियर आशा शर्मा जी, बीकानेर राजस्थान से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान कार्तिक खरबोला जी, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र कुमारी बबीता आर्य जी, रानी खेत अल्मोड़ा विवेकानंद विद्या मंदिर से। और संचालन कला कौशल में अपनी आभा बिखेरने वाली कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से निरंतर जुड़ती हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में जीतिका नेगी जी, कक्षा प्रथम, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से। प्रभास देवतला जी, कक्षा द्वितीय, चौकुटिया अल्मोड़ा से। धार्मिक तिवारी जी, कक्षा 3 अल्मोड़ा से हैं आप भी। तो आप तीनों जो बच्चे थे, आप खुद ही बच्चे थे और आपने हामिद जैसे बच्चों के जीवन को लेते हुए अपनी कहानियों का प्रस्तुतिकरण किया। और मुझे लगता है कि बच्चों के द्वारा बच्चों के बारे में उनका चरित्र चित्रण करना अपने आप में एक अनोखे अंदाज को बताता है। आप तीनों बच्चों को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जोगाराम जी अपनी चिरपरिचित शैली से, जो राजस्थान की जो भाषा है उसकी गंध लेकर, उसकी खुशबू लेकर बाल प्यारी मंच पर उपस्थित हुए और उन्होंने भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी प्रेमचंद जी की कहानियों को लेकर। तो जोगाराम जी को आपको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। आप एडीएम पब्लिक स्कूल गुड़ा मालानी बाड़मेर राजस्थान से कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं। और ऋषिका नेगी जी, जो चौकुटी अल्मोड़ा वीर शिवा पब्लिक विद्यालय से हैं, कक्षा 8 की विद्यार्थी। आपका भी बहुत अभिनंदन। आज की जो कार्यशाला है उसमें कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पे ये कार्यक्रम की आयोजना की गई बाल प्यारी मंच पे आदरणीय उदय किरोड़ा जी के माध्यम से। और इस कार्यशाला में आपने कहानियों का सार प्रस्तुत किया और आपको जो समय सीमा थी वो समय सीमा भी दी गई थी, 5 मिनट की अधिकतम समय सीमा। आपने उस समय सीमा में अपनी बात को रखने का शानदार प्रयास किया है और आप उसमें सफल भी हुए हैं। 5 मिनट बहुत होते हैं किसी भी बात को रखने के लिए। यदि मैं कंटेंट रीडिंग की बात करूं तो 5 मिनट में हम कम से कम 2 से 2,500 शब्दों को पढ़ लेते हैं। और प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं वो कहानियां एक प्रकार से दोनों तीनों तरह की कहानियां हम देखते हैं। लघु कथाओं के रूप में भी हम देखते हैं, एकांकी के रूप में भी हम, जैसे हम पढ़ते तो हमें एकांकी संकलन चला करता था जिसमें बूढ़ी काकी
जो है वो एकांकी के रूप में हमने पढ़ी थी, वो आज हमको याद आ गई कि बूढ़ी काकी का जो चरित्र चित्रण था उसके ऊपर हमको प्रश्न भी आया था, हमने उस प्रश्न का जवाब भी लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वो स्कूलिंग का दौर था और आप जैसे हमारी चतुराई नहीं थी। आप बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, जितने बच्चे जुड़ते हैं बालपहरी मंच पे। मुझे लगता है कि मैं जब उस समय आपके बराबर था तो मेरा जो बुद्धि थी, विवेक था, वो इतना सघन नहीं था, इतना प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है, मैं आप लोगों को देख के बच्चों को बहुत रोमांचित होता हूँ और अद्भुत आप सभी बच्चे हैं। आप अपने आप में बहुत ही योग्यतम श्रेणी के बच्चे और आपके व्यक्तित्व विकास में निरंतर 4 चांद लगते जा रहे हैं। और ये कमाल जो है वो मुझे लगता है कि बालपहरी मंच पर जब आप अपनी उपस्थिति देते हैं, आप लोगों को सुनते हैं, अब फिर आप अपनी बात रखते हैं, तो हम एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और जो आज की इस प्रस्तुति में मैं देख पा रहा था, चैट बॉक्स पर मैं देख रहा था आदरणीय प्रकाश पांडे जी आप सभी के लिए निरंतर टिप्पणी करते जा रहे थे। और जब आदरणीय श्याम पलट पांडे जी ने बच्चों की जो प्रस्तुतियों के लिए एक समीक्षात्मक बात रखने की कोशिश की, तो उन्होंने सभी बच्चों की कहानियों को लिया, जैसे बड़े घर की बेटी है, सर्कस है, ईदगाह है, और ये जो जितनी भी कहानियां आप सभी बच्चों ने रखी हैं, उन कहानियों में आपकी चिरपरिचित शैली दिखाई देती। 2 बैलों की कथा जब कार्तिक हरबोला जी ने रखी, तो वहां पे जो बैल है वो एक हमारे निकटतम संबंधी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। वो एक पशुवत नहीं होते हैं, वो उनका स्नेह अपने मालिक के प्रति और अपने घर के प्रति, अपने लोगों के प्रति कैसा बलवती होता दिखाई देता है, वो प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा में दिखता है। और बच्चों, जब आपने कहानियां पढ़ी होंगी और कहानियों को पढ़ के आपने चिंतन किया, कहानियां है, तो सवा शेर गेहूं का मैंने नाट्य मंचन भोपाल में देखा था कोरोना काल में। 2020-21 में मैं लाइब्रेरी एजुकेटर का कोर्स अटेंड कर रहा था और कोरोना काल का दौर पूरा खत्म नहीं हुआ था, और उस दौरान उज्जैन की एक मंडली आई थी जो नाट्य मंडली थी, और उसने सवा शेर गेहूं जो कहानी उसका नाट्य मंचन किया था। तो वो नाट्य मंचन जब होता है तो उसमें जो वैश्य है, जो कर्ज देता है, वो इतना निशंस तरीके से अपनी बात को रखता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुलामी का दर्द झेलती है, दंश झेलती है, उसको देखते हुए वो परिवार की स्थिति आती है। लेकिन वो जो दौर था, वो दौर बहुत खतरनाक दौर था। उस समय कहते हैं कि किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में जीता और कर्ज में ही मर जाता है। आज वो स्थितियां पूरी उलट हो चुकी हैं। श्याम पलट पांडे जी ने अपनी बात को संदर्भ के साथ रखा है। मैं एक और उपन्यास अभी देख रहा था जो अभी 2024 में उस उपन्यास को और उससे केंद्रित करते जो रचनाकार हैं उनको विशिष्ट पुरस्कार दिया गया है। तो प्रेमचंद जी से मिलती जुलती वो दृश्यावली मुझे उसमें दिखाई देती। प्रेमचंद जी ने ग्रामीण परिवेश को, जैसे गोदान उपन्यास हम उनका देखते हैं, उसको हम देखते हैं तो हमें वहां की तत्कालीन व्यवस्थाओं का पूरा चित्रण दिखाई देता है। कहानियों में भी वो बात आती। प्रेमचंद जी ने जो कहानियां लिखी हैं वो एक एक पात्र के अंदर घुस के उसको उन्होंने महसूस किया है कि बैल, यदि मैं बैल हूं और मेरे साथ में जो दोस्त बैल है और मुझे भूखा रखा जाता तो क्या होगा, मुझे सूखा घास दिया जाता, तो वो दर्द वो उन्होंने महसूस करते हुए कहानियों में लिखा है। तो उनकी जो कहानियां हैं, उन कहानियों में बड़े घर की बेटी कहानी की यदि आपने बात की, तो कैसे जो एक चरित्र चित्रण पात्र के अंदर घुस के जो रचनाकार करता है, उसकी वानगी हमें प्रेमचंद जी के सभी रचनाओं में दिखाई देती। ईदगाह में हामिद के अंदर घुस के जो है प्रेमचंद जी बोलते हैं कि वो मुझे तो वो दादी की याद आ रही जिसकी उंगलियां जल जाती हैं रोटी सेकते समय, इसलिए मैं चिमटा लूंगा, और मेरे लिए तो भिश्ते मियाँ या दूसरे जो खिलौने हैं वो किसी काम के नहीं है। तो अपने आप में अद्भुत चरित्र चित्रण प्रेमचंद जी का होता है। और एक बात और आपको बता दूं कि प्रेमचंद शब्द प्रयोग में आता है, चंद्र शब्द प्रयोग में नहीं आता है, तो हम ये भी ध्यान रखें। और मुंशी शब्द जो है उनको उपाधि में दिया गया, उनके नाम में शामिल नहीं है। इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों की, सभी बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करता हूँ। मुझे लगता है कि आपके बराबर यदि मैं होता तो आपके जैसी बातें मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता। आपका
दहाई भी मैं नहीं बोल पाता उस समय की स्थितियों को देखते। जिस तरीके से आज आप सभी बच्चे मंच पर अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी के बच्चे रखते हैं, ये अपने आप में जो चमत्कार है आदरणीय उदय किरोला जी के कर कमलों से हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज की कार्यशाला में मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का बहुत अभिनंदन करता हूँ और उन्होंने आज हमें जो उत्कृष्ट मार्गदर्शन किया उसके लिए हम उनका साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर हमेशा की तरह हमें आदरणीय श्याम पल्लव पांडे जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है और वे बहुत बारीकी से बच्चों की बातों को सुनते हैं, उसको फाइल अप करते हैं, पोर्टफोलियो करते हैं और उसके बाद में अपनी बात को साझा करते हैं। तो आदरणीय श्याम पल्लव पांडे सर के लिए भी मैं बहुत अभिनंदन करते उनका धन्यवाद करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर इस पूरे सूत्रधारिका की भूमिका निभाने वाले और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बीजक के रूप में आदरणीय उदय किरोला जी हमारे साथ में निरंतर बने रहते हैं और उनके माध्यम से हम सभी निरंतर जुड़ते हैं और एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं और अपना ज्ञानवर्धन करते हैं इस मंच के माध्यम से। ज्ञानवर्धन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हमने जो कहानियां उस समय पढ़ी थी वो कहानियां आज रिवाइज हो जाती हैं। पूछ की रात की यदि हम बात करें तो वो महीने की स्थिति होती है और उसमें जो पात्र होता है वो कैसे अपनी घड़ियों को गुजारता है और कैसा दृश्य निर्मित होता है, वो सब चीजें हमको रिवाइज हो जाती हैं। और जब कविताओं की कार्यशाला होती तो कविताएं भी जब आप बच्चे सुनाते हैं तो हमको वो दिन याद आ जाते हैं, तो हम जीवंतता महसूस करते हैं और हम एक प्रकार से एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर। तो मैं आज की कार्यशाला में सभी बच्चों को एक बार पुनः बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर चैट बॉक्स में मुझे अनेक लोगों की टिप्पणियां जो निरंतर दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय सुरेश हरबोला जी, आप लोगों की निरंतर टिप्पणियों से मैं अभिभूत हूँ और आपकी जो बातें हैं वो निश्चित रूप से बच्चों के लिए प्रेरणास्पद है। और जो चैट बॉक्स में देखता हूँ तो मुझे बहुत सी चीजें अपने नॉलेज को अपडेट करने में भी काम में आती। तो मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर एक बार पुनः मैं आदरणीय उदय किरोला सर का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। शुभयामिनी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। विदा लेते हुए मंत्रिता जी को पुनः मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। मंत्रिता शर्मा जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और आप सबसे अंत में आते हैं तो आप हमें इस पूरी कार्यशाला का सार बताते हैं। हमने आधार है, मतलब आप हमारी इस कार्यशाला का, और अंत में आकर हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों या जो भी हमने उत्तम कार्य किए हों वह हमें बताते हैं और आगे हम कैसे सही कर सकते हैं उसका भी हमें मार्ग दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साहित्य समाज का दर्पण होता है तथा प्रेमचंद जी ऐसे कालजयी उपन्यासकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी के दम पर पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई तथा 8 अक्टूबर 1936 के दिन मां सरस्वती के यह वरद पुत्र ने अपनी अंतिम श्वास ली। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हमारे इस कार्यशाला का मंच सौंपती हूँ आदरणीय उदय किरोला सर को। धन्यवाद सभी को। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। जी मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और इतनी अच्छी भूमिका आपने कहानियों के बीच में रखी है, मैं आपको बधाई देता हूँ। आप हमारे इस पटल की शान है। मैं और आपने अभी क्विक, क्योंकि ये कार्यशाला अभी 4-5 बजे के लगभग के बाद आपने सहमति दी संचालन की और इतनी अच्छी अपनी तैयारी भी आपने की, मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं आज की मुख्य अतिथि आदरणीय इंजीनियर आशा शर्मा जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जितने भी बच्चे यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हैं इनमें हमारे अभिभावकों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी सहयोग से ये पटल कहीं न कहीं एक अच्छी दिशा को जाता है। इस पटल को आप संबल प्रदान करते हैं, आपका आभार। तो समय ज़्यादा न लेते हुए सभी का आभार जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। कल परसों हमारी 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो
एक बार पुनः आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।